हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी कॉमर्स विद पूजा। और आज हम करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जो बैलेंस शीट होती है इसके बीच में क्या लिंक होता है, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे इस चीज़ को हम। एंड इसके लिमिटेशन और इम्पोर्टेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाई जाती है उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है सभी किसकी, एंटरप्राइज की। जिस भी एंटरप्राइज के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं उस एंटरप्राइज की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो इंक्लूड होती है। सारा जो डाटा है, जितना भी डाटा होता है, सारा क्वांटिटेटिव डाटा होता है इसके अंदर। कलेक्शन ऑफ डाटा जो होता है सारा लॉजिक बेस्ड होता है और कंसिस्टेंसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। यहाँ पर कंसिस्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। जो भी इंफॉर्मेशन होती है सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है अंडर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बनाई की जाती है फॉर डिटरमाइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इसलिए ये बनाई जाती है, ये एक अकाउंटिंग पीरियड पे बनाई जाती है। सो द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड एटलीस्ट टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट इंक्लूड की जाती है। फर्स्ट है हमारी बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और सेकंड है हमारी द इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसके बाद देखो जॉन एंड मायर क्या कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन के लिए। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड्स ए समरी, यही तो कहा था कि समरी प्रोवाइड करती है ऑफ अकाउंट ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। जिस भी एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हैं उसके अकाउंट्स की समरी हमें प्रोवाइड करती है। और समरी से हमें क्या क्या पता चलता है, बैलेंस शीट क्या रिफ्लेक्ट करती है, असेट लायबिलिटीज और कैपिटल रिफ्लेक्ट करती है ऑन अ सर्टेन डेट, क्योंकि जो बैलेंस शीट होती है वो एक सर्टेन डेट पे बनाई जाती है। एंड द इनकम स्टेटमेंट शोइंग द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड, वो जो भी रिवेन्यू और एक्सपेंसेस वगैरह जैसे भी हुए हैं, जो इनकम स्टेटमेंट होती है हमें वो चीज़ शो करती है। और जो बैलेंस शीट होती है वो असेट लायबिलिटीज और कैपिटल को शो करती है। तो ये जॉन एंड मायर ने डेफिनेशन दी थी। इसके अलावा टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो टाइप्स में हमें 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टाइप बताए हुए हैं अंडर द सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 का। सबसे पहला है हमारा बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। बैलेंस शीट जो होती है फाइनेंशियल ईयर के एंड में ही बनाई जाती है। उसके अलावा सेकंड है ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द फाइनेंशियल ईयर, ये बनाई जाती है। तीसरा है हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। फोर्थ है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल। और फिफ्थ है हमारा एक्सप्लेनेटरी नोट्स, जो कि हमें एक्सप्लेन करता है कि हमें मतलब कहाँ से कौन सी चीज़ें कैलकुलेट करके कैसे लिखी हैं, वो चीज़ होती है एक्सप्लेनेटरी नोट के अंदर। इसके अलावा हम देखेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है उसके अंदर क्या क्या होना जरूरी है, क्या क्या शो होना जरूरी है अंडर द सेक्शन 129 सब सेक्शन 1 ऑफ द एक्ट 2013 क्या कहता है इसके लिए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी बना रहे हैं तो ट्रू और फेयर व्यू उसके अंदर आना चाहिए किसी भी कंपनी का। दूसरा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है वो 139 सेक्शन को फॉलो करना जरूरी है अगर कोई भी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है तो। और तीसरा है जो भी बैलेंस शीट बनाई जाती है वो अंडर द शेड्यूल 3 के अंडर बनाई जाती है। तो ये तीनों जो रूल्स हैं ये फॉलो किए जाने चाहिए जो भी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाती है। आगे चलते हैं, बैलेंस शीट के बारे में देखेंगे। अभी तक हमने पढ़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा बैलेंस शीट के बारे में। तो बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है और इसको क्या कहा जाता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहा जाता है। इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहा जाता है। इट रिपोर्ट्स द पोजीशन ऑफ, क्योंकि जो बैलेंस शीट होती है वो पोजीशन को बताती है, किसकी पोजीशन को, असेट लायबिलिटी और कैपिटल की पोजीशन को किसी पर्टिकुलर डेट पर। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस
और जो बैलेंस शीट होती है इसका सबसे मेन डिफरेंस यही है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तो एक पर्टिकुलर पीरियड पे बनाई जाती है, जबकि जो बैलेंस शीट होती है वो एक पर्टिकुलर डेट को बनाई जाती है। ओके, तो देखो इसमें जॉन एंड मायर क्या कहते हैं, द बैलेंस शीट इज दस ए डिटेल फॉर्म ऑफ फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल इक्वेशन। वही है हमारी इक्वेशन जो हमने 11th क्लास में पढ़ी थी, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस में लायबिलिटी। It sets forth the financial structure of an enterprise. It states the nature and amount of each of the various asset of each liability और प्रॉपर्टी इंटरेस्ट ऑफ दी, तो सभी असेट्स के बारे में बताता है और लाइबिलिटी के बारे में बताता है, और शेयर होल्डर फंड भी हमारे पास लिखा होता है, मींस कैपिटल। तो ये सभी अच्छे से इसमें शो किया जाता है, स्टेट किया जाता है। नेक्स्ट है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, बैलेंस शीट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहली है कि ये पोर्ट्रेज द रिलेशनशिप बिटवीन, पोर्ट्रेज का मतलब है जो बैलेंस शीट इसमें बनाई जाती है वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में बनाई जाती है, मतलब पहले होंगी असेट्स लिखी जाएंगी, पहले लिखी जाएंगी लाइबिलिटी और उसके बाद में लिखी जाएंगी असेट। तो जो बनाई जाती है वो पोर्ट्रेज फॉर्म में बनाई जाती है। द असेट आर शोन ऑन वन साइड एंड while the sources of these assets on other side, और दोनों ही साइड हमें पता है कि बैलेंस शीट हमेशा इक्वल होती है, उसका असेट और लायबिलिटी साइड हमेशा इक्वल होता है, और अगर अनइक्वल है तो इट मीन्स आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है। इट इज़ प्रिपेयर्ड सेकेंड, देखो क्या करेक्टरिस्टिक्स है, मैंने बताया था पहले भी, ये जो बैलेंस शीट होती है पर्टिकुलर डेट को प्रिपेयर की जाती है, कोई पर्टिकुलर पीरियड को नहीं, एक पर्टिकुलर डेट को प्रिपेयर की जाती है। अगर कोई भी सिंगल ट्रांजेक्शन भी हो जाती है उसके बाद तो फिर क्या होता है, चेंज आ जाता है ना सेट के अंदर। देखो अगर हमने परचेज किया सेट, तो परचेज की तो कैश चला गया और मशीनरी आ गई, तो चेंज आ गया ना। तो कोई सिंगल ट्रांजेक्शन भी होती है तो चेंज आ जाता है बैलेंस शीट के अंदर, असेट एंड लायबिलिटी में चेंज है तो बैलेंस शीट में चेंज आएगा। तो पर्टिकुलर डेट को बनाई जाती है, पर्टिकुलर पीरियड को नहीं। थर्ड देखिए, इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए बनाई जाती है, और इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट फैक्ट्स बट इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय अकाउंटिंग एजम्पशंस और पर्सनल जजमेंट। तो लास्ट ये है कि ये सिर्फ एब्सोल्यूट जो फैक्ट्स हमें दिखाए जाते हैं उस पर ही बेस्ड नहीं होता है, बल्कि जो अकाउंटेंट इसको बना रहा है उसका पर्सनल जजमेंट भी इंक्लूड होता है, उसके अलावा कुछ अकाउंटिंग एजम्पशंस को भी फॉलो किया जाता है। तो ये हमारी चार क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी किसकी, बैलेंस शीट की। आगे आती है फॉर्म्स ऑफ बैलेंस शीट। तो जो फॉर्म्स हैं वो दो तरह की हैं यहाँ पर, एक है लिक्विडिटी और दूसरा है परमानेंसी। लिक्विडिटी यही कहती है कि सबसे पहले जब भी हम बैलेंस शीट को बनाते हैं ना, देखो ये अगर हम हॉरिजेंटल बना रहे हैं तो हॉरिजेंटल में जब भी इधर हमारी असेट्स हैं और इधर है लाइबिलिटीज, तो जब भी हम बना रहे हैं तो सबसे पहले वो आइटम, उस आइटम को लिखेंगे जो सब इजीली मोस्ट प्रोबेबली कैश में कन्वर्ट हो जाए, उस आइटम को लिखेंगे आप। तो वो होता है लिक्विडिटी ऑर्डर, मतलब जो सबसे पहले हो जाए कैश में कन्वर्ट, फिर उससे कम देर में हो, मतलब कैश में कौन सा हो जाएगा कन्वर्ट, बैंक में है जो, या फिर कैश के फॉर्म में है, उसके अलावा मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो इजीली लिक्विडिटी इजीली हमारे पास कैश में कन्वर्ट हो जाए। कैश इन हैंड है सबसे पहले लिखा जाता है, कैश एट बैंक है जो सबसे पहले लिखा जाता है, जो सबसे पहले लिक्विडिटी में कन्वर्ट हो जाए, सबसे पहले कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाए, उसको हम ऊपर लिखते हैं, इसी ऑर्डर में हम लिखते जाते हैं, तो इसको कहते हैं लिक्विडिटी ऑर्डर। परमानेंसी ऑर्डर में वही थोड़ा सा उल्टा समझ लीजिए, तो परमानेंसी ऑर्डर में रिवर्स ऑर्डर फॉलो किया जाता है। इसका क्या मतलब है कि जो हार्डली कन्वर्ट होता है कैश में, जो हार्डली कैश में कन्वर्ट होगा उसको सबसे पहले ऊपर लिखा जाएगा और फिर इसी ऑर्डर में उसको लिखते जाएंगे। तो ये हमारी दो फॉर्म थी, लिक्विडिटी और परमानेंसी ऑर्डर। इसके बाद आती है देखो शेड्यूल 3 का, ये हमें फॉर्मेट गिवन है कि शेड्यूल 3 में कैसे बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाता है।
तो सबसे पहले मैंने बताया था इक्विटी एंड लायबिलिटी आएगा। इसमें भी हमें अच्छे से कैटेगराइज करके दिया हुआ है। शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल में भी हमें पता है, शेयर कैपिटल हमने 12th क्लास में पढ़ा था ना, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल है। तो सबको अलग से कैटेगराइज करके इसमें लिखेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस में पढ़ा था। तो सब कुछ हमें बिल्कुल हमने प्रिपेयर की हुई है पहले भी। तो वही हमारा शेड्यूल 3 के अंदर वही फॉर्मेट हमें फॉलो करना है। नॉन असेट्स लाइबिलिटीज़ को भी कैटेगराइज कर दिया गया है नॉन करंट और करंट असेट्स के अंदर, सॉरी करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर। इसके अलावा असेट्स जो आएंगी हमारी उनको भी कैटेगराइज किया गया है नॉन करंट असेट्स के अंदर और करंट असेट्स के अंदर। तो ये हमारा फॉर्मेट है अंडर दी शेड्यूल 3 फॉर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो देखो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो प्रिपेयर की जाती है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैच करने के लिए प्रिपेयर की जाती है। मतलब अगर हमारा जितना रेवेन्यू है उतना ही एक्सपेंसेस है तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है तो वो चीज़ डिटरमाइन करने के लिए स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस को बनाया जाता है। अगर हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, तो हमें पता चलेगा कि हमारा लॉस आ रहा है या फिर प्रॉफिट हमें मिल रहा है। तो ये चीज़ पता करने के लिए हम स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस को प्रिपेयर करते हैं। सो देखिए आगे, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होती है वो पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर कोई ज़रूरी नहीं होती है बनानी। बना भी सकते हैं, मतलब डिज़ायरेबल है, अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं, कंपलसरी नहीं होता है। बट इन केस कंपनी बिल्कुल कंपलसरी होता है और पार्ट 2 शेड्यूल 3 इसको प्रेस्क्राइब करता है, उसी के अंडर पे बनाया जाता है। पूरा फॉर्मेट उसके अकॉर्डिंग गिवन होता है और इसी को फॉलो करते हुए बनाया जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द कंपनी के लिए बिल्कुल कंपलसरी है, बट सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप के लिए कोई कंपलसरी नहीं है। सो ये हमें फॉर्मेट गिवन है। पार्ट 2 के अकॉर्डिंग ये हमारा फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। सबसे पहले जो आइटम है फर्स्ट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, जितने भी ऑपरेशन सेल्स वगैरह हुए हैं वो उन सबसे जो रेवेन्यू हुआ है वो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद में अदर इनकम कुछ हुई है तो वो लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट से हो गई या कुछ और उसके बाद तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा टोटल रेवेन्यू। आगे देखो, इसमें हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको इंक्लूड करके लिखेंगे फोर्थ के अंदर, और फिर टोटल एक्सपेंसेस आ जाएगा हमारा। उसके बाद फिफ्थ में देखो, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। थर्ड में से 4 को माइनस कर देंगे। इसका क्या मतलब है कि जो भी रेवेन्यू हुए हैं ये देखो हमारा रेवेन्यू है थर्ड आइटम और फोर्थ एक्सपेंसेस। तो थर्ड में से रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद एक्सेप्शनल आइटम्स को रिकॉर्ड करेंगे, फिर आएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को यहाँ लिखेंगे। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो 7th में से 8th को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो ये इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हैं। इसके बाद देखो कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के अंदर डिफरेंस क्या है। तो ये डिफरेंस हमें थ्योरी प्लस एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया गया है, समझाया गया है। तो चलिए हम इसको समझते हैं अच्छे से। द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट आर इंटरलिंक्ड। दोनों ही इंटरलिंक्ड है। हमें पता है कि अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी डिफरेंस आएगा, कुछ भी इसके अंदर चेंज होंगे, तो बैलेंस शीट के अंदर ऑटोमेटिकली चेंज आएगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहला है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट आर इंटरलिंक्ड है। मैंने बताया है दोनों सेपरेटेड नहीं है। नेट प्रॉफिट शोन बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज ट्रांसफर्ड। नेट प्रॉफिट होता है, ट्रांसफर कहाँ किया जाता है, बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में क्या बढ़ जाता है, हमारा शेयर होल्डर फंड जो है वो हमारा बढ़ जाता है। तो देखो ये इंटरलिंक्ड हुआ ना। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट मिला हमें और प्रॉफिट्स को हमने ट्रांसफर किया बैलेंस शीट के अंदर, और बैलेंस शीट क्या हुआ, शेयर होल्डर फंड बढ़ गया। तो दोनों ही इंटरलिंक्ड हुई इसका मतलब।
आगे देखिए, ऑन द वन हैंड इट अफेक्ट द, यही मैंने कहा, it affect the shareholder fund or the net profit earned during the year increases the shareholders fund and loss decreases the fund। यही तो कहा था, अगर लो प्रॉफिट होगा तो शेयर होल्डर फंड को इंक्रीज कर देगा, अगर लॉस हुआ है तो शेयर होल्डर फंड को डिक्रीज कर देगा। जबकि दूसरी साइड क्या कहता है, प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द पीरियड कॉज चेंज इन असेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। asset and liabilities में भी इफेक्ट होगा। asset and liabilities either increase or decrease due to profit and loss since the difference between asset and liabilities is equal to the, ये यही बात कह रहा है कि asset is equal to capital plus liability। तो अगर यहाँ डिफरेंस आया है तो यहाँ पे भी डिफरेंस आएगा, तभी तो इक्वल होगी ये इक्वेशन। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह लगभग फॉलो होती है। आगे देखिए, certain liabilities either increase or decrease due to the profit and loss since the difference between asset and liabilities is equal to the shareholders fund। तो asset and liabilities का डिफरेंस क्या है, शेयर होल्डर फंड के इक्वल है। तो देखो इक्वेशन हमारी क्या थी, asset is equal to कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, और हमें क्या कहा जा रहा है कि डिफरेंस बिटवीन asset एंड लाइबिलिटी, asset माइनस लाइबिलिटी क्या आएगा, कैपिटल। यही तो कहा है इसने। तो असेट माइनस लाइबिलिटी क्या कहलाएगा, हमारा शेयर होल्डर फंड कहलाएगा। द चेंज इन असेट विल इक्वल टू द चेंज इन शेयर होल्डर फंड। असेट और लाइबिलिटी में चेंज जितना आएगा वो उतना ही चेंज इसमें भी आएगा, तो दोनों क्या इक्वल हो जाएंगे। Thus, the amount of net profit or loss cause a change in the asset and liabilities on the one hand and cause change in the shareholders fund on the other hand। ओवरऑल हमें यही बताया गया है कि असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो असेट माइनस लाइबिलिटी, अगर चेंज यहाँ पर आया है कैपिटल में तो चेंज यहाँ पर भी आएगा, तभी तो ये इंटरलिंक्ड है। अगर चेंज यहाँ कैपिटल में आया है तो चेंज यहाँ आएगा, अगर असेट एंड लाइबिलिटीज में चेंज आया है तो कैपिटल में भी चेंज आएगा, तभी ये इक्वल होगा। आगे देखो, बैलेंस शीट हमारी स्टैटिक होती है। क्यों स्टैटिक होती है, क्योंकि पर्टिकुलर पीरियड पे बनाई जाती है। बैलेंस शीट जो होती है वो एक पर्टिकुलर पीरियड को बनाई जाती है, डे टू डे चेंजेस उसमें रिकॉर्ड ही नहीं किए जाते। बट ट्रांजेक्शन तो हमें पता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डे टू डे में होते हैं। तो ये क्या होती है, स्टैटिक होती है, स्थिर होती है। ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इमीडिएटली डायरेक्टली अफेक्ट एसेट एंड लायबिलिटीज। इसके लिए देखो, यहाँ पे देखो एग्जांपल गिवन है, पेमेंट ऑफ वेजेस। तो शेयर होल्डर फंड डाउन हो जाएगा, कैश असेट के अंदर कैश कम हो जाएगा, और यहाँ से पेमेंट हो गई वेजेस की तो ये भी कम हो जाएगा। ओके, तो ये इसमें पहला एग्जांपल है। दूसरा देखो, इफ गुड्स कॉस्टिंग 50,000 इट सोल्ड, अगर 50,000 का सामान 60,000 में बेच दिया तो 10,000 से शेयर होल्डर फंड जो है वो बढ़ जाएगा और असेट के अंदर कैश बढ़ जाएगा। प्रॉफिट हुआ है ना, तो शेयर होल्डर फंड बढ़ गया, असेट के अंदर कैश बढ़ गया 10,000 से। इन द सेम वे देयर आर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कंडक्टेड इन द बिजनेस, कंटिन्यूस बेसिस पे ऐसे ही ट्रांजेक्शन होती रहती है, जिसकी वजह से असेट और कैपिटल इफेक्ट करते रहते हैं। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और बैलेंस शीट है दोनों अलग है, बट दोनों ही इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर देखो डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन जो है वो असेट से रिलेटेड है। हम जानते हैं डेप्रिसिएशन जो है फिक्स्ड असेट पर लगाया जाता है, कॉस्ट ऑफ असेट पे लगाया जाता है डेप्रिसिएशन। बट डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कहाँ किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन इसका इफेक्ट जो है वो बैलेंस शीट पे भी पड़ता है। कैसे, जो असेट की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है, डिप्रिसिएशन की जो अमाउंट है उसको असेट की वैल्यू में से माइनस कर दिया जाता है। तो इस पे बैलेंस शीट के ऊपर इफेक्ट हुआ है इसकी वजह से, डेप्रिसिएशन की वजह से। जबकि डेप्रिसिएशन आइटम किसका है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का है। इसके अलावा और एग्जाम्पल क्या है, जो हम प्रोविजंस बनाते हैं, प्रोविजंस जितने भी होते हैं वो हमारे दोनों जगह रिकॉर्ड किए जाते हैं, बहुत जगह रिकॉर्ड किए जाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे भी रिकॉर्ड किए जाते हैं और बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारी बैलेंस शीट है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है दोनों ही इंटरलिंक्ड है।
इसके अलावा थर्ड एग्जांपल देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, अर्न इनकम है, अनअर्न्ड इनकम है, क्लोजिंग स्टॉक है। ये सब कुछ कहाँ शो किया जाता है? ये सब कुछ दोनों में शो किया जाता है, बैलेंस शीट में भी और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी। इसके अलावा फिक्टिशियस है, इंटेंजिबल एसेट है, गुडविल है, पेटेंट है, इन सब का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है पर्सनल जजमेंट पे। किसके? अकाउंटेंट के पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे रिकॉर्ड करनी है। ये कुछ पॉइंट्स है और ये कुछ एग्जांपल्स हमने पढ़े हैं इसके अंदर, जो कि हमें बताते हैं कि बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ये है नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कैसा नेचर होता है, किस टाइप के फैक्ट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, क्या पर्सनल जजमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है, अकाउंटिंग कन्वेंशन प्रिंसिपल्स वगैरह क्या फॉलो किए जाते हैं, वो सब हम देखेंगे इसके अंदर नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। तो सबसे पहला है हमारा रिकॉर्डेड फैक्ट्स। तो हम जानते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इंक्लूड किया जाता है। मतलब सारे क्वांटिटेटिव डाटा होता है, क्वांटिटेटिव डाटा सारा क्या होता है, पूरा रिकॉर्डेड डाटा को ही हम इंक्लूड करते हैं। देखो जैसे एग्जांपल गिवन है, कैश इन हैंड है, सब रिकॉर्डेड होता है, कैश एट बैंक है, बीआर है, डेटर है, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट है, ये सारे क्या है, रिकॉर्डेड आइटम्स है। तो नेचर कैसी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो सारे रिकॉर्डेड फैक्ट्स को ही इंक्लूड करता है। आगे देखो, they are not shown in the balance sheet at their market value or replacement cost because as per the accounting records the cost price of fixed cost is recorded fact। तो मार्केटेबल वैल्यू जो है वो रिकॉर्डेड तो होती नहीं है, इसलिए उसको इंक्लूड ही नहीं किया जाता। जो कॉस्ट प्राइस है उसी को इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि वही क्या होती है, रिकॉर्डेड होती है। तो कह सकते हैं कि ये एक हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके जो डेटाज है सारे हिस्टोरिकली होते हैं। आगे है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन का क्या मतलब है यहाँ पर, इसका कहने का मतलब है कि अ, जो कंसिस्टेंसी है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब है यहाँ पर कि हमारी जितनी, एक तरह से कह सकते हैं कि जैसी फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, वो उससे कहीं ज़्यादा बेटर होती है। ऐसा हम कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं कि हम प्रोविजंस बनाते हैं, हम एक्सपेक्टेड फ्यूचर लॉस के लिए प्रोविजंस बनाते हैं। तो वो फ्यूचर लॉस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और अगर नहीं होता है तो वो हमारे लिए प्रॉफिट है, जिससे हमारी फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। इसके अलावा जो कॉस्ट हम लेते हैं वो रिकॉर्डेड होती है, मतलब वो रिलाइजेबल वैल्यू और मार्केटेबल वैल्यू, मतलब जो भी लेस होती है, या तो कॉस्ट ऑफ स्टॉक लेंगे या फिर रिलाइजेबल वैल्यू लेंगे, तो दोनों में से जो कम होगी उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन मार्केटेबल वैल्यू तो ज़्यादा हो सकती है जिस सेल आउट किया है हमने। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अकाउंटिंग कन्वेंशन के अंदर जो फाइनेंशियल पोजीशन एक्चुअल में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाई जाती है उससे कहीं ज़्यादा बेटर होती है, लेकिन बेटर दिखाई नहीं जाती, बिकॉज ऑफ हम प्रोविजंस के लिए रुपए निकाल देते हैं, फंड निकाल देते हैं प्रोविजंस का। और इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक जो हम इंक्लूड करते हैं, वो वैल्यू ऑफ कॉस्ट, वैल्यूड एट कॉस्ट और रिलाइजेबल वैल्यू में जो कम होती है उसको ही इंक्लूड करते हैं। आगे है हमारा पर्सनल जजमेंट। तो देखो हमने पहले ही पढ़ा था कि पर्सनल जजमेंट से भी इफेक्ट होती है हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कैसे इफेक्ट होती है, देखो सबसे पहला पॉइंट डेप्रिशिएशन। तो डेप्रिशिएशन का जो मेथड है वो मेथड हम कौन सा इंक्लूड करेंगे, ये डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड करता है अकाउंटेंट। तो डेप्रिशिएशन में WDV मेथड यूज करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करना है, ये कौन करेगा डिसाइड, ये करेगा अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट जो होता है उसका पर्सनल जजमेंट इंक्लूड होता है, रेट कितनी फिक्स करनी है ये भी अकाउंटेंट तय करता है। इसके अलावा जो स्टॉक एट कॉस्ट उसके वैल्यू निकालनी होती है, किस मेथड से निकालेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, या एवरेज कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये सब कुछ कौन डिटरमाइन करता है, ये अकाउंटेंट जज करता है कि किस मेथड का यूज़ किया जाएगा। उसके अलावा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने परसेंट से बनाया जाएगा, कितना बनाया जाएगा,
राइट ऑफ करना है, नहीं करना है उस चीज़ को। तो ये सब कुछ जो डिसाइड करता है वो कौन करता है, वो करता है वो करता है अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट का पर्सनल जजमेंट भी इंक्लूड होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। आगे देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स और एसेंशियल ऑफ आइडियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक आइडियल मतलब एक अच्छी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कुछ पॉइंट्स हैं। तो वो अच्छी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तभी बन सकती है जब ये पॉइंट्स जो हैं वो इंक्लूड करेगी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे पहला पॉइंट है कि वो रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल तभी होगी जब डाटा जो होंगे वो ट्रू लिए जाएंगे। तो डाटा अगर अच्छी तरह लिए जाएंगे, रिकॉर्डेड लिए जाएंगे, तो उससे क्या होगी, ट्रू और फेयर व्यू जो है वो शो हो सकेगी। और ट्रू और फेयर व्यू दिखाने के लिए उसका रिलायबल होना बहुत ज़रूरी है। देखो दैट द यूजर्स ऑफ द स्टेटमेंट कैन हैव करेक्ट आइडिया अबाउट द, इससे क्या होगा, अगर रिलायबिलिटी होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन पर जो यूजर्स हैं वो जो देखना चाहते हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की देख सकते हैं। नो मटेरियल इंफॉर्मेशन शुड बी कंसील्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग, कोई भी मटेरियल इंफॉर्मेशन जो है वो कंसील नहीं की जाती है। इसके अलावा है कंपेरेबिलिटी। तो हम यहाँ पर करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों के डेटाज को इंक्लूड करके लिखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, ताकि जो कंपैरिजन है वो हम कर सकें। आगे है इजीली अंडरस्टैंडेबल। तो इजीली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, इतनी अंडरस्टैंडेबल, इतनी अच्छी बनानी चाहिए ताकि जो एक इलिटरेट पर्सन भी है, जिसको कुछ ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है अकाउंटिंग की, वो भी उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर अच्छे से समझ सके कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, एंटरप्राइज है, जो भी है, उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसी है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, कैसी है, वो देख कर ही समझ सके। तो ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करनी चाहिए। रेलिवेंट टू पर्पस। तो बिल्कुल रेलिवेंट टू पर्पस होनी चाहिए, मतलब जिस भी पर्पस के लिए बना रहे हैं वो इंक्लूड होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। तो भाई कंसिस्टेंसी तो बिल्कुल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साल तो हमने क्या किया, WDV मेथड का यूज़ कर लिया डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने में, दूसरे टाइम हमने स्ट्रेट लाइन का यूज़ कर लिया। तो ऐसा हमको नहीं करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है। एक साल अगर WDV किया है, हमें कम से कम कुछ सालों तक तो वही चीज़ें करनी है, ताकि पॉलिसीज और उसमें ज़्यादा चेंज ना करना पड़े। तो कुछ जो पॉलिसीज़ हैं उनको हमें बनाए रखना चाहिए, मतलब उन पे काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम में इंटरवल पे, छोटे छोटे इंटरवल पे हम उसको चेंज करते रहें। तो ऐसे तो फाइनेंशियल पोजीशन का ठीक से पता ही नहीं चल पाएगा। तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। नेक्स्ट है एनालिटिकल। नेक्स्ट है हमारा एनालिटिकल प्रेजेंटेशन। तो एनालिटिकल प्रेजेंटेशन में वही चीज़ हमारी बताई गई है कि जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं, देखो जैसे हम बैलेंस शीट को बनाते हैं तो उसके अंदर जब हम लाइबिलिटीज़ को लिखते हैं बैलेंस शीट में, तो हम लाइबिलिटीज़ को करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर क्या करते हैं, डिस्टिंगाइज कर देते हैं, अलग अलग करके लिखते हैं। तो प्रेजेंटेशन को इस तरीके से शो करना चाहिए ताकि वो एनालिसिस कर सके इस चीज़ का। इसी तरीके में जब हम बैलेंस शीट के अंदर असेट्स के बारे में लिखते हैं तो उसमें भी करंट असेट को अलग लिखते हैं और नॉन करंट असेट को अलग लिखते हैं। तो हम इनको अलग अलग लिखकर क्या करते हैं, ये अच्छे से एनालाइज किए जा सके, इस चीज़ के लिए ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। आगे है प्रॉम्प्टनेस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी बनाई जानी चाहिए वो बहुत ही शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर प्रिपेयर हो जानी चाहिए ताकि उसका यूज़ कर सके, क्योंकि अगर वो डिले कर दी जाएगी तो वो उसकी जो यूटिलिटी है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है compliance with the legal requirements of the form and contents of financial statement must be conformity with the all legal requirements। सभी legal requirements के अंदर बनाई जाती है। इन इंडिया दे शुड comply with the, तो इंडिया के अंदर कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनीज को बनानी चाहिए, कंपल्सरी होती है कंपनीज के लिए।
आगे है इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या कह लीजिए पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे मेन पार्ट जो मैं बताना चाहती हूँ, तो इसमें अंदर मेन पार्ट यही चीज़ है कि अगर आपको इम्पोर्टेंस के पॉइंट याद नहीं है और लिमिटेशन के याद है, तो लिमिटेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट जो होगा वो आप इम्पोर्टेंस में लिख दीजिए, और अगर आपको लिमिटेशन याद है और इम्पोर्टेंस याद नहीं है, तो लिमिटेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट इम्पोर्टेंस में लिख दीजिए। मतलब अगर आपको कोई भी कुछ पॉइंट्स याद है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट को इम्पोर्टेंस में लिख दीजिए, और अगर आपको कोई नेगेटिव पॉइंट याद है, मतलब कोई पॉइंट याद है, तो उसका नेगेटिव एस्पेक्ट जो है वो लिमिटेशन में लिख दीजिए। अंडरस्टूड? तो बस इतना ही करना है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं। मैनेजमेंट है सबसे पहले, तो पार्टीज इंटरेस्टेड में सबसे पहले मैनेजमेंट है। तो देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनको भी ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? कि सभी वेरियस डिपार्टमेंटों का कैसे चल रहे हैं वेरियस डिपार्टमेंट, उनके प्रॉफिटेबिलिटी कैसी चल रही है सभी डिपार्टमेंट की, वो पता चलती है उससे। ऑन देयर बेसिस द मैनेजमेंट कैन रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की प्रोग्रेस को क्या कर सकते हैं? रिव्यू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कहीं करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत है, कहीं कंट्रोल करने की ज़रूरत है, तो नॉन प्रॉफिटेबिलिटी एक्टिविटीज़ के ऊपर, तो वो मैनेजमेंट इससे कर सकते हैं यहाँ से देखकर। इसके अलावा नेक्स्ट है शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स जो भी पैसा लगा रहे हैं शेयर होल्डर्स, उनको पता होना चाहिए कि किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस क्या कह रही है, वो उनको पता होना चाहिए कि अर्निंग कैपेसिटी कंपनी की कैसी चल रही है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो इसी को देखते हुए तो कोई भी शेयर होल्डर पैसा लगाते हैं ना, तो ये शेयर होल्डर के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत हेल्प करती है। नेक्स्ट है डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर होल्डर को भी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि ये एक डिबेंचर होल्डर जो है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देते हैं एक तरह से कंपनी को। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर इनको जो डिबेंचर होल्डर्स होती है उनको टेंशन किस बात की होती है? अपने रेगुलर पेमेंट की होती है। जो हमें पता है डिबेंचर होल्डर को सबसे पहले पेमेंट मिलती है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उनको सबसे पहले। तो इनको अपने पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की टेंशन होती है, और प्रिंसिपल ऑफ मतलब मैच्योरिटी टाइम पर जो प्रिंसिपल अमाउंट इन्होंने दिया है कंपनी को, उसकी टेंशन होती है बस। तो ये देखते हैं रुपए देने से पहले, डिवेंचर्स लेने से पहले देखते हैं कि कंपनी कैसी पोजीशन में है, वो पेमेंट कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी, और ये किससे पता चलती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलती है। नेक्स्ट है बैंकर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो बैंकर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर कंपनी लोन लेना चाहती है तो वो क्या चेक करेगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करेगी, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलेगा कि फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो कैसी है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स भी भाई, अगर कहीं से कंपनी रॉ मटेरियल ले रही है और वो क्रेडिट बेसिस पे ले रही है, तो जो क्रेडिटर्स है वो इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करेंगे फॉर नोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन, लिक्विडिटी को जांचने के लिए। एम्प्लॉयज़ एंड लेबर यूनियन। तो एम्प्लॉयज़ और लेबर यूनियन तो प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे अपनी, कि उनको सैलरी और वेजेस ठीक से मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो वो इसीलिए फाइनेंशियल पोजीशन चेक करेंगे थ्रू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट है टैक्स अथॉरिटीज़। तो टैक्स अथॉरिटीज़ को पता रहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कि इनकम कितनी हो रही है। इनकम का पता रहेगा तो उन्हें पता रहेगा कि टैक्स जो है वो टाइम पे फिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके अलावा कंपनी लॉ बोर्ड, तो दे वांट टू नो वेदर द प्रोविजन ऑफ कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ बोर्ड का मतलब वही है कि जो कंपनी के लॉज जो है वो फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे, ये पता किससे चलेगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से पता चलेगा। आगे है स्टॉक एक्सचेंज और गवर्नमेंट इकोनॉमिक्स एंड रिसर्चर्स को भी ज़रूरत होती है किसकी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। आगे है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कुछ लिमिटेशंस गिवन है। तो लिमिटेशन सबसे पहले कौन सी है? हमारी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। तो ऑब्वियसली क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को तो पूरी तरह इग्नोर कर दिया जाता है, तो सिर्फ क्वान्टिटेटिव इन्फॉर्मेशन ही रह जाती है। तो कुछ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। So they provide only the incomplete information because the actual profit and loss of a business can be know only when the shutdown के टाइम पर ही पता चल सकता है किसी भी कंपनी का वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को इसमें फॉलो किया जाता है।
मेन कंसर्न का मतलब यहाँ पर यही है कि जैसे मान लीजिए फिक्स्ड असेट को शो करना है, कहाँ पर बैलेंस शीट में फिक्स्ड असेट शो होती है, वी नो ऑल दैट। तो फिक्स्ड असेट को किस वैल्यू पर शो करना है, तो हम जानते हैं उसकी कॉस्ट वैल्यू पर शो किया जाता है, उसको मार्केट वैल्यू पर शो नहीं किया जाता है। तो जो अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशन है वो यही कहती है। उसके अलावा द वैल्यू रियलाइज्ड ऑन देयर सेल मे बी मोर और लेस वैल्यू स्टेटेड इन द बैलेंस शीट। अब जब हम कॉस्ट वैल्यू लिख रहे हैं बैलेंस शीट के अंदर, तो जब हम सेल आउट करेंगे तो या तो वो ज़्यादा में भी सेल हो सकती है और कम में भी हो सकती है। तो सिमिलरली ऑन अकाउंट ऑफ कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म, द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डज नॉट डिस्क्लोज ट्रू प्रॉफिट। तो भाई जब हम रिकॉर्ड कैसे कर रहे हैं, रिकॉर्ड तो हम कॉस्ट प्राइस को रिकॉर्ड कर रहे हैं और बेच रहे हैं मार्केटेबल प्राइस में या फिर कॉस्ट प्राइस से लेस में भी बेच रहे हैं। तो यहाँ से कैसे पता चल सकता है कि जो एक ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चल सकती है। तो ये एक क्या है, लिमिटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। उसके बाद है ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। तो मैंने पहले ही कहा था कि जो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है उसका ओमिशन हो जाता है, उसको तो छोड़ ही दिया जाता है, ऑमिट कर दिया जाता है, उसको भुला दिया जाता है कि क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन भी इम्पोर्टेंट है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन ओनली दोज इन्फॉर्मेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस यूनिट्स आर omitted फ्रॉम द बुक एट ऑल एज दीज कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। तो जो भी इंफॉर्मेशन मॉनेटरी टर्म्स के अंदर नहीं हो सकती शो, उसको क्या कर दिया जाता है, उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। नेक्स्ट आगे है, देखो द चेंज इन मैनेजमेंट। जैसे चेंज इन मैनेजमेंट आ रहा है तो इसका भी तो इफेक्ट पड़ेगा रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। अब गुडविल पे इफेक्ट होगा, अगर रेपुटेशन पे इफेक्ट होगा तो गुडविल पे इफेक्ट होगा ना, कॉर्डियल मैनेजमेंट लेबर। अगर इन सभी चीज़ों पे इफेक्ट होगा, एबिलिटी ऑफ डेवलप न्यू प्रोडक्ट, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, सेटिस्फैक्शन ऑफ फर्म्स कस्टमर्स, इन चीज़ों पे इफेक्ट होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी पे तो इफेक्ट होगा ना। तो इन चीज़ों को तो रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता, इनको तो क्या कर दिया जाता है, ओमिट कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को। तो ये एक लिमिटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ट्रू और फेयर व्यू जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब हम जानते हैं कि किसी भी कंपनी के अंदर डे टू डे बेसिस पर क्या होती हैं, ट्रांजेक्शन होती रहती हैं, लेकिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है वो एक पर्टिकुलर पीरियड पे बनाई जाती है और उसके अंदर सारे रिकॉर्डेड फैक्ट्स होते हैं। तो जो अगर जिस टाइम पे बन रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसी टाइम पे ट्रांजेक्शन अगर हो गई तो वो तो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, और रिकॉर्ड नहीं हुई तो फिर फाइनेंशियल व्यू जो है वो कैसे ट्रू और फेयर आया, नहीं आया ना। तो ये भी एक क्या है, लिमिटेशन है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। तो भाई हमने पहले ही पढ़ा था, जैसे डेप्रिसिएशन की रेट डिफाइन करनी है, डिटरमाइन करनी है, मेथड डिटरमाइन करना है, या वैल्यू ऑफ स्टॉक का मेथड डिटरमाइन करना है, ये कौन डिसाइड करता है, अकाउंटेंट डिटरमाइन करता है, अकाउंटेंट डिसाइड करता है। तो ये पर्सनल जजमेंट पे इफेक्ट तो होगा ही। तो ये भी एक क्या है, लिमिटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। नेक्स्ट है अनकम्परेबल। तो कंपरेबल भी नहीं है ये। इन मैनी केसेस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वेरियस फर्म्स विच आर इन द सेम इंडस्ट्री है। देखो सेम इंडस्ट्री है, सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन वो मेथड अलग अलग यूज कर रहे हैं, तो वो कंपेरेबल कैसे होंगी, तो वो कंपेरेबल तो होंगी ही नहीं। तो इस वजह से ये अनकम्परेबल है। नेक्स्ट है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। तो विंडो ड्रेसिंग से भी अफेक्टेड होती है, क्योंकि जो अकाउंट्स हैं उनको विंडो ड्रेसिंग का मतलब है कि अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर देना, जैसे हैं अकाउंट्स वैसे नहीं दिखाकर उनको अच्छा दिखाना। तो मैनिपुलेट भी कर दिया जाता है अकाउंट्स को। जब अकाउंट्स ही मैनिपुलेट कर दिए गए तो ट्रू और फेयर भी दिखा कहाँ। सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज ए मोर फेवरेबल पोजीशन देन द एक्चुअल पोजीशन। तो एक्चुअल पोजीशन मान लीजिए अगर बहुत ही रोस्ट में जा रही है, लेकिन उसको मैनिपुलेट करके अच्छा दिखा दिया। लाइक हम विजय माल्या कंपनी का वो ले सकते हैं, उसने ऐसा किया था। फॉर एग्जाम्पल देखो, द परचेजेज मेड एट द एंड ऑफ द ईयर मे नॉट बी रिकॉर्डेड और द क्लोजिंग स्टॉक में बी ओवर वैल्यूड दिखा दिया जाता है, हैंस करेक्ट डिसीजन। अब जिस डेट को हम बना रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसी डेट को ट्रांजेक्शन हो गई और क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया, जबकि हमने बैलेंस शीट में ज़्यादा दिखा रखा है। तो ये क्या हो गया, मैनिपुलेशन हो गया ना। हैंस करेक्ट डिसीजन कैन नॉट बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो करेक्ट डिसीजन जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बिहाफ पर लिया ही नहीं जा सकता, ये भी एक लिमिटेशन है ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
नेक्स्ट एंड लास्ट जो लिमिटेशन है, अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। तो भाई जब ट्रू और फेयर व्यू दिखा ही नहीं रहा है, सारा पास्ट रिकॉर्ड्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो उसके ऊपर हम फोरकास्ट, हम फ्यूचर पे कैसे डिपेंड हो सकते हैं हम ऐसे में। तो यहाँ पे भी ये एक लिमिटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो ये कुछ हमारी लिमिटेशंस थी, कुछ इम्पोर्टेंस थी। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।